चलो भाई, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू वन क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। अब हमने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन के शॉर्टकट्स वगैरह सारे डिस्कस कर लिए, और हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स भी जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब जरा एक पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने लर्न की है, इसको किस तरह अप्लाई करना है। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग टू अस, और फिर देखते हैं क्वेश्चन के। हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन के, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में ही उसने हमसे डिस्क्राइब पूछ लिया है, ठीक है। वो कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी। सही है, फिगर में आपको दो ट्राइंगल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, दिस इज ट्राइंगल ए एंड दिस इज ट्राइंगल बी। अच्छा, अब ट्राइंगल ए और बी के एरिया में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है, इनके साइज में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसकी भी बेस देखूं तो 1 2 3 इसकी बेस है, हाइट इसकी 1 है। और अगर मैं इसकी बेस देखूं 1 2 3 और इसकी भी हाइट 1 है, इसका मतलब है इनका जो साइज है वो तो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है इनलार्जमेंट तो नहीं है। ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है, या रिफ्लेक्शन हो सकती है, तीनों में से कोई एक होगा। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ जो वर्टिसीज है वो लेबल नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि भाई इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसीज कौन से हैं। तो मैंने सबसे पहले ये देखा, मैंने कहा यार ये इस तरह का शेप है, इसमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड है मेरी 1 2 3, ये जो बेस है ये ग्राउंड पे आई हुई है इस तरह इधर। इसका मतलब है कि ये घूम के जो है ना इस तरफ आया है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये रोटेशन मुझे लग रही है। कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के लिए मुझे पता है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसीज को जो है वो ज्वाइन करता हूँ एक लाइन से, और देखता हूँ कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो एक वर्टेक्स है कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया। ये इसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया क्योंकि ये टॉप पे आ जाएगा इधर, और ये ब्लू वाला जो है ना वो इस तरफ आ जाएगा। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा लाइन से, तो ये रेड से एक लाइन आएगी, ठीक है। लाइंस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपने माइंड में थोड़ा सा देख लिया करो कि एक लाइन इस तरफ आ जाएगी, यूं करके बन जाएगी एक लाइन। और ये ब्लू वाली जो लाइन है वो ब्लू से ब्लू ज्वाइन होगी, और ग्रीन जो है वो ग्रीन से ग्रीन। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि दिस इज रोटेशन, ठीक है। ये रोटेशन हो रही है। और रोटेशन के लिए आपको पता है कि रोटेशन का लफ्ज काफी नहीं है, यू हैव टू राइट ऑल द थ्री थिंग्स। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? यू हैव टू राइट द सेंटर ऑफ रोटेशन, और फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। तीनों चीजें लिखोगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स, वरना आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने रोटेशन लिख के छोड़ दिया, मैंने कहा भाई रोटेशन तो हो रही है, एक चीज कंफर्म हो गई। नाउ आई विल फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट होंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो है वो प्रॉपर कंपास वगैरह नहीं है, तो मैं रफ आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, तुम लोग इसको जो है वो अच्छी तरीके से नोट कर लो। इसके बाद जब तुम लोग सॉल्व करोगे इंशाल्लाह, तो फिर तुम्हारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें इस क्वेश्चन पे ही यही ग्रिड पे यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और वो प्रॉपर कंपास से आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसी वक्त आपका सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या होता है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमें दो पेयर्स लेने पड़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के। तो पहले मैंने एक जो है वो ये रेड वाला पेयर ले लिया, ठीक है। रेड वाला पेयर मैंने लिया। अब करना क्या होता है कि यू हैव टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। ये जो तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ तुमने नीडल रखी अपनी पहली बारी में, और तुमने इतना कंपास खोल लिया मोर देन हाफ, ठीक है। अब कंपास ओपन करने के बाद एक आर्क तुमने ऊपर लगानी है, और एक आर्क जो है वो नीचे लगानी है। उसके बाद अब पहले यहाँ रखी थी ना नीडल, अब अपनी नीडल कंपास की यहाँ पे रखोगे और इन्हीं आर्क्स को कट करोगे। जब आप कट करोगे तो आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। यू विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ऐसे लाइन आपने ड्रॉ कर ली, वो दोनों पॉइंट से पास होते हुए जाएगी, तो दिस इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद एक और जो है वो पेयर ले लो। अब मैंने ये ग्रीन वाला ले लिया है, ये ग्रीन का पॉइंट है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, अब ये काफी सारा डिस्टेंस है, आपने यहाँ तक कंपास खोल लिया, ठीक है। नीडल आपने पहले यहाँ रखी, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाई, एक आर्क जो है वो नीचे की तरफ लगाई। उसके बाद अपनी नीडल इधर रखी और इस आर्क को कट किया। जब आप कट करोगे तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर दोगे, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब इसको रीड कर लो, ठीक है। ये जो है वो 1 1 है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये पॉइंट है 1 1। तो इसको इस तरह रख लेते हैं। तो दिस पॉइंट इज 1 1, तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा पहले रोटेशन, और फिर सेंटर ऑफ रोटेशन जो है बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मेरे पास आ रहा है 1 1, तो मैंने इसको 1 1 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये देखना है डायरेक्शन, तो मैंने जो है वो खुद ही अज्यूम कर ली थी। मैंने देखा था भाई ये ट्राइंगल ऐसे है, ये इस तरफ आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैंने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो,
एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये जो सेंटर आया ना, यहाँ से आप जो है ना, जैसे दो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, तो एक लाइन आपने यहाँ से ज्वाइन कर दी इस तरह, ठीक है। एक लाइन आपने यहाँ से सेंटर पे ज्वाइन कर दी, और एक लाइन आपने यहाँ से जो है वो सेंटर पे ज्वाइन कर दी। उसके बाद आपने अपना प्रोटेक्टर रखा इधर, ठीक है। ये अपने इसको बेस बना लो, ऐसे करके प्रोटेक्टर रखो, और ये वाला एंगल जो है ना वो मेजर कर लो। तो जब आप मेजर करोगे तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। इसको बेस बना के यहाँ से एंगल मेजर कर लो, या इसको बेस बना के यहाँ तक एंगल वो मेजर कर लो, दोनों एंगल्स जो है वो इक्वली आएंगे। और इस तरह जो है ना वो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ जो है वो 90 डिग्री आ रहा है कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री इज द एंगल। तो अब आपको तीनों चीजें जो है ना वो लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रोटेशन है। तो सबसे पहले तुमने रोटेशन लिखा, फिर तुमने सेंटर फाइंड किया था 1 1, फिर तुमने लिखा सेंटर 1 1। एंगल कितना आया, एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि तुमने प्रोटेक्टर से मेजर किया है। बेस इसको बना लो, ठीक है, प्रोटेक्टर को इस तरह करके रख लो, और फिर यहाँ से एंगल मेजर करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक आएगा तुम्हारा एंगल। तो दिस इज बेसिकली 90 डिग्रीज। और डायरेक्शन हमारी क्या है, क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल है वो इस तरह मूव हुआ है, तो दिस इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है वो ACW इसलिए उसने लिख दिया, दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चारों चीजें आप लिख दोगे तो यू विल गेट द मार्क्स, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रोटेशन भी लिखा, सेंटर ऑफ रोटेशन 1 1, एंगल इज 90 डिग्रीज एंड द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह जो है ना आपको डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ रोटेशन था, रिफ्लेक्शन होती तो रिफ्लेक्शन लिखते, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते, ट्रांसलेशन होती तो ट्रांसलेशन लिखते, और उसके साथ फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखते, मतलब एक्स पे कितनी मूवमेंट हुई है, वाई पे कितनी मूवमेंट हुई है, तो वो सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ती। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट सेज ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ए और बी ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, जरा क्वेश्चन को ना गौर से पढ़ के ट्राइंगल्स देखा करो किसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसने बोला है कि ट्राइंगल बी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल बी एक नया ट्राइंगल बनाएगा जो कि ट्राइंगल सी होगा। और वो कैसे बनाएगा कि ट्राइंगल बी को आपको ट्रांसलेट करना है, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है आपका, जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, वो है -2 एंड -3। मतलब जो ट्राइंगल बी आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, उस पे आप ट्रांसलेशन अप्लाई करो। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, -2 एंड -3। -2 का मतलब है कि ऊपर वाला नंबर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, मतलब 2 जाऊंगा लेफ्ट पे, और -3 का मतलब है वाई एक्सिस, तो डाउन 3, मतलब 2 लेफ्ट और 3 नीचे। तो चूंकि मेरे पास ये 3 पॉइंट्स यहाँ हैं, तो मैं हर पॉइंट को जो है ना वो ट्रांसलेट करूंगा। 2 में जाऊंगा लेफ्ट पे, और 3 में जाऊंगा नीचे, ठीक है। तो मैं तीनों को लेबल जो है वो इस ट्रांसलेशन वेक्टर के अकॉर्डिंगली मूव कराऊंगा, और मुझे मेरा नया ट्राइंगल सी मिल जाएगा। देख लो मैंने यहाँ किया हुआ है इस तरह। ये मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है। ये वाली जो फिगर है एग्जैक्टली वो इधर बन गई है। तो ये मेरा ट्राइंगल बी है, मुझे इस पर ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, -2 और -3। -2 ऊपर है, मतलब पहले 2 जाऊंगा लेफ्ट पे, तो ये पॉइंट था। 2 लेफ्ट का मतलब है 1 और 2 यहाँ पे आ गया, और अब मुझे 3 जाना है नीचे, तो 1 2 और 3, ये मैंने डॉट लगा दिया, सही है। उसके बाद इस वाले पॉइंट की बारी है, 2 जाना है लेफ्ट पे, 1 2, और 3 जाना है नीचे, 1 2 और 3, ये इधर आ गया, इधर डॉट लगा दिया। और अब इस वाले पॉइंट की बारी है, अगेन आई हैव टू गो 2 लेफ्ट और 3 डाउन, तो 1 2 लेफ्ट हो गए, और 3 डाउन का मतलब 1 2 और 3 हो गया। यहाँ मैंने डॉट लगा दिया। दिस इज माय न्यू ट्राइंगल सी, तीनों को ज्वाइन कर दिया, मैंने ट्राइंगल बना लिया। तो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन। अब ट्राइंगल बी जो है वो ट्रांसलेट होके ट्राइंगल सी फॉर्म कर लिया उसने, और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो -2 एंड -3 है। चूंकि दोनों नेगेटिव थे, इसीलिए मैं लेफ्ट पे गया 2, और 3 जो है वो मैं नीचे गया। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो मैं 2 राइट पे जाता और 3 अप जाता, ठीक है। तो ये फिर ऊपर कहीं यहाँ बन जाता ट्राइंगल, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव था तो वो नीचे की तरफ बना है। तो इसको हमने ड्रॉ भी कर दिया और हमने लेबल भी कर दिया ट्राइंगल सी। 2 मार्क्स हमें और मिल गए, हमने इसको ट्राइंगल सी लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी बाय अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब ये देखो ट्रांसलेशन के बाद उसने रिफ्लेक्शन भी जो है वो हमसे पूछ ली, और रिफ्लेक्शन जो है वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में। इसका मतलब है कि इसके शॉर्टकट तो हमारे पास मौजूद है, वी जस्ट हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट्स। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल ए को उसने अब जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए, इस पे मुझे जो है वो रिफ्लेक्शन अप्लाई करनी है, और जो रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के बाद इमेज बनेगा उसको मैं डी का नाम दूंगा। और जो मेरे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स के हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, स्वैप बोथ चेंज नो साइन। हमें याद है रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स, उसमें y इज इक्वल्स टू एक्स में वो कहता था कि स्वैप बोथ करो
लेकिन साइन चेंज नहीं करना। स्वैप बोथ का मतलब है जो x है वो y बन जाएगा और जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू बन जाएगी। तो पहले थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। इसकी वर्किंग में मुझे क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने जल्दी से लिख लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास ये वाला हो गया, यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये 2 और 3 हो गया। इधर की बात करूं तो यहाँ x की वैल्यू मेरे पास है 3, पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू है 5, तो दिस इज 3 5। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तो दिस इज 2 6। शॉर्टकट्स अप्लाई करता हूँ। शॉर्टकट कहता है कि स्वैप कर दो दोनों को, चेंज नो साइन। तो मैंने स्वैप किया, 2 3 मेरा 3 2 बन गया, 3 5 जो है वो 5 3 बन गया और 2 6 जो है मेरा 6 2 बन गया। तीनों को मैं प्लॉट कर लेता हूँ जल्दी से। पहले 3 2 की बारी है। 3 2 का मतलब है x का 3 और y का 2, तो ये डॉट इधर आ गया एक, ठीक है। उसके बाद 5 3 की बारी है, 5 पे गया, x का 5 और y का 3 इधर आ गया डॉट, और फिर 6 2 की बारी है, तो 6 ये आ गया, 2 इधर आ गया, डॉट लगा दिया, तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज माय ट्राइंगल डी। ट्राइंगल ए की रिफ्लेक्शन हो गई अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन आपको पता है स्लांट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होगी और वो 1 1 2 2 3 3 4 4 पॉइंट से पास होती है, बिल्कुल इस तरह। और ये उसकी रिफ्लेक्शन हो गई है। रिफ्लेक्शन के लिए शॉर्टकट से मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोऑर्डिनेट्स लिखे, शॉर्टकट्स अप्लाई किए, नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्लॉट किया और मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो दिस इज ट्राइंगल डी। मैंने ड्रॉ भी कर दिया और मैंने इसको लेबल भी कर दिया। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जल्दी से लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में उसने जो है मुझे बोला है कि ट्राइंगल ई इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू ट्राइंगल ए। देखो, ये होती है मैथ्स की ब्यूटी ना। आपने ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, मतलब एक टॉपिक में जो है ना वो 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स उसने जो है वो आपके असेस कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में उसने आपसे रोटेशन भी पूछ लिया, ट्रांसलेशन भी पूछ लिया, रिफ्लेक्शन भी पूछ लिया, और अब उसका दिल नहीं भरा था तो उसने जो है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ही था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो वो भी इसने जो है ना यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया है। जल्दी से इस वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक नया ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई, दैट इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए हमारे पास बना हुआ है ऊपर फिगर में, एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसलिए जब ज्योमेट्रिकली सिमिलर बोल दिया इसका मतलब है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझे यहाँ एक लेंथ दी हुई है 12, ठीक है, और ट्राइंगल ई की दी हुई है उसने। उसने ये बोला ट्राइंगल ई इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू ट्राइंगल ए एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ए तो मेरे पास ऊपर बना हुआ है ना, तो ट्राइंगल ए की तो लॉन्गेस्ट साइड मैं निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल ए मेरे पास ये रहा, ठीक है। ट्राइंगल ए की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 1 2 और 3 हो गई, तो इसका मतलब है कि ये 3 है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 12 है, वो मेंशन है। तो बस मैं जल्दी से वैल्यूज पुट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि किस तरह जो है वो एरिया आता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। एरिया अब चूंकि मुझे ट्राइंगल ई का एरिया चाहिए ना, तो मैंने ऊपर लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल्स टू ई की उसने लॉन्गेस्ट साइड मुझे बताई हुई थी 12, तो मैंने 12 लिखा, डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ए की लॉन्गेस्ट साइड 3 थी तो मैंने 3 लिख ली। अच्छा, ट्राइंगल ए की लॉन्गेस्ट साइड कैसे आई है, मैंने ऊपर जाके ग्राफ में रीड कर लिया। ये मेरा ट्राइंगल ए बना हुआ है ना, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये रही 1 2 3, तो मैंने इसको रीड कर लिया, सही है। तो यहाँ से जो है वो लॉन्गेस्ट साइड आ गई, तो अब 12/3 जो है वो मेरे पास 12/3 का होल स्क्वायर आ गया। चूंकि मुझे ट्राइंगल ई का एरिया चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे ट्राइंगल ए का एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी मैं फिगर से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए मैंने क्या किया, बेस मेरे पास है 3, ठीक है, हाफ आ गया, और बेस मेरे पास है 3 क्योंकि ये 1 2 3, तो दिस इज बेस जो कि 3 हो गई, और हाइट इसकी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3/2 हो गया। और 3/2 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 1.5। इसका मतलब है कि इसका एरिया जो है ये मेरे पास कितना आ रहा है, 1.5 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, सही है। तो जल्दी से जो है ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ और जल्दी से कैलकुलेशन करके अपना एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ ट्राइंगल ई का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 12/3 तो लिखा हुआ ही था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए मैंने फाइंड आउट कर लिया 1.5, क्योंकि फिगर बनी हुई थी, फिगर से मैंने बेस और हाइट निकाल के डिवाइड कर लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1.5। 12/3 ये 4 हो गया, ठीक है, 3 1 3 3 4 12, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 4 इज 12, और 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है। और ये 16 जो है 1.5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 को जब मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ना बड़ा आसान है, 16 लिखा, 1.5 को फ्रैक्शन में लिख दो,
फ्रैक्शन क्या होता है, 3/2 ही था, तो 3/2 लिखा। तो ये 2 से 16 जो है वो रिड्यूस हो गया, 2 टाइम्स 8 इज 16 और 8 3 से 24 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया ट्राइंगल ई का जो एरिया आ गया दैट इज कमिंग आउट एज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 4 जो कि 2 मार्क्स का था। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का कॉन्सेप्ट भी उसने पूछ लिया। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ लेना, ये वाली साइड जो है ना ये ई की लॉन्गेस्ट साइड है। अगर आपने ए समझ के ले लिया तो गलत हो जाएगा, सही है। तो ये ई की लॉन्गेस्ट साइड उसने दी हुई थी, ए की लॉन्गेस्ट साइड मैंने ग्राफ से पढ़ ली और ए का एरिया भी मैंने ग्राफ से निकाल लिया। उसके बाद जो है सिंपल कैलकुलेशन करी। तो दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ई जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ देखो मेंशन भी हुआ है, ये पेपर 2 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है, मई जून 2015 का। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का हो गया, 2+2+2+2, और उसमें उसने सारी चीज़ें तकरीबन पूछ ली। इन्लार्जमेंट रह गई थी बस, वो भी पूछ लेता तो पूरा ही जो है ना टॉपिक कवर हो जाता। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो मुझे बता देना लाजमी, मैं उसको इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा। बाकी स्टे ट्यून टू मैथ गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। इंशाल्लाह पास पेपर्स और आ रहे हैं।